परिभाषित किया जाएगा। यानी कि प्रकृति प्रेरक अगर अर्थव्यवस्था है तो धर्म भी हमेशा प्रकृति प्रेरक ही होगी। प्रकृति प्रेरक अर्थव्यवस्था से ही धर्म भी प्रकृति प्रेरक होता है। यानी कि कुल मिला जुला करके अर्थव्यवस्था या अर्थ ही एक ऐसा क्षेत्र है जिससे समाज, संस्कृति, राजनीति सबका सृजन होता है और उसका उन्नयन होता है। जब अर्थव्यवस्था में सरप्लस या अधिशेष उत्पादन हो तो इसी अधिशेष उत्पादन पर नियंत्रण के लिए राजनीति की शुरुआत होती है, राजनीति का आरंभ होता है। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से ही राजनीति की शुरुआत हुई, क्योंकि अधिशेष उत्पादन उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गया था, तो राज्य का निर्माण जनपद के रूप में शुरू हो चुका था। अर्थव्यवस्था, वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था प्रकृति पर निर्भर था। यानी कि प्रकृति के जितने भी कारक हैं, पर्यावरणीय कारक, वर्षा, सूखा, अकाल, मिट्टी की उर्वरता, ये सब के सब, जैविक और अजैविक दोनों ही, ये सब के सब प्रकृति से प्रेरक रही है। इसलिए हमारा धर्म भी प्रकृति प्रेरक रहा है और प्रकृति के संरक्षित करने वाला रहा है। सनातन धर्म की मूल विशेषता यही है कि यह प्रकृति को संरक्षण देता है, प्रकृति के अनुसार चलता है और प्रकृति को ही पूजता भी है। इसीलिए सनातन संस्कृति या सनातन धर्म प्रकृति धर्म है, प्राकृतिक धर्म है और प्रकृति को मानने वाला धर्म है। अर्थव्यवस्था जितना ज्यादा समृद्ध होगा, समाज उतना ही ज्यादा समृद्ध होगा, लोग खुशहाल होंगे, संपन्न होंगे, लोगों में सौहार्द होगा, भाईचारा होगा, समाज में शांति और व्यवस्था रहेगी। अर्थव्यवस्था जितना ही ज्यादा विविध, अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलाप में जितनी ज्यादा विविधता होगी, समाज में उतना ही ज्यादा विविधता होगा। हमारे समाज में जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था, उसके बाद जाति और उपजाति का जो कॉन्सेप्ट आया है, वो कहीं ना कहीं इसी आर्थिक क्रियाकलाप की विविधता के वजह से ही आया है। यानी आर्थिक क्रियाकलाप में अगर विविधता नहीं होता तो हमारे यहाँ ये जातियां, उपजातियां नहीं आती, क्योंकि हमारी जो जाति सिस्टम है, जाति व्यवस्था है, वो पूरी की पूरी अपने पीछे अपनी प्रोफेशनल या व्यवसायिक पहचान रखती है। आप कल्पना करके देख लो, किसी भी जाति की कल्पना करो, दिन सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि उसका व्यवसाय क्या है। तो व्यवसाय से ही जाति का निर्धारण हुआ है। और आपको पता है वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर ही था, और वही व्यवसाय जब जन्मजात लोग एडॉप्ट करने लगे तो वो जाति में कन्वर्ट हो गया। जाति व्यवस्था क्या था? तो अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रियाकलाप के माध्यम से एक समुदाय विशेष या एक वर्ग विशेष जब अपने आप को सुरक्षित रखने लगा कि हमारी ये पहचान है, हमारी ये उत्पादक गतिविधि है, हमारी ये आर्थिक क्रियाकलाप है, इस आर्थिक क्रियाकलाप या उत्पादक गतिविधि में कोई दूसरा हस्तक्षेप न करे, कोई दूसरा प्रवेश न करे, इसलिए वो जाति के रूप में कन्वर्ट हो गया। और उस जाति के लोग अपने ही जाति में वैवाहिक संबंध स्थापित करके एक जातीय पहचान स्थापित कर लिए। अन्यथा हमारे जो जाति व्यवस्था है वो कोई थोपी हुई सिस्टम नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज से पैदा हुआ है। क्लियर है? कोई थोपा हुआ नहीं है कि आप इस जाति को अपना लीजिए, फलना आप इस जाति को अपना लीजिए, आप इस जाति, ऐसा नहीं है। आप जिस व्यवसाय को अपनाए हुए थे, आप जिस व्यवसाय को करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी आपने उस व्यवसाय को लोग अपने वंशजों को ट्रांसफर किया। अब वो वंशज उसको कैरी करते चलेगा और दूसरे व्यक्ति को इस काम से अलग रखे, तो वो जो व्यवसाय में अभ्यस्तता आई, विशेषज्ञता आई, उसी से जाति का सृजन हुआ। तो जाति व्यवस्था भी हमारी आर्थिक विविधता का ही देन है। और समाज में जितनी ज्यादा आर्थिक क्रियाकलाप में विविधता होगा, समाज में भी उतना ही विविधता होगा। भारत को कहा जाता है विविधताओं का देश है। सांस्कृतिक विविधता यहाँ जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्थिक क्रियाकलाप में विविधता है बहुत सारा। मिट्टी से लेकर के लोग सोने का काम तक करने वाले लोग हैं। क्लियर है? तो आज का हमारा विषय है वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था, ये चीज
वर्तमान समाज में भी, भारत के समाज में आपको दिखता है। वर्तमान भारतीय समाज को भी अगर देखें तो ये सारे के सारे कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे। तो जब भी आप समाज की बात करेंगे तो आपको उसके पीछे या उसके पृष्ठभूमि में आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रख करके ही सोचना पड़ेगा। जैसे ऐसे समझ लो, हम कहते हैं कि किसी वर्ग विशेष, कोई वर्ग विशेष पिछड़ा हुआ है, जैसे महिला या स्त्री पिछड़ी हुई है। क्यों पिछड़ी हुई है? क्योंकि उनका आर्थिक क्रियाकलाप में भूमिका नगण्य या कम होता चला गया, इसलिए वो पिछड़े होते चले गए। हम कहते हैं शूद्र पिछड़े हुए थे। क्यों पिछड़े हुए थे? क्योंकि उत्पादक गतिविधियों में उनका योगदान उतना नहीं रहा जितना वैश्यों का रहा, इसलिए वो पिछड़ते चले गए। वो आर्थिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण कम रहा। नियंत्रण किसका रहा? ऊपर के 3 वर्णों का रहा, इसलिए वो अधिक संपन्न होते चले गए। तो जिसका संसाधन पर या अर्थ पर नियंत्रण होगा वही राज करता है। यही कॉन्सेप्ट है मार्क्स का भी। मार्क्स भी आर्थिक इतिहास की सिफारिश करते हैं, आर्थिक इतिहास पढ़ने की बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे मानव सभ्यता अर्थ पर नियंत्रण किया गया, पहले समुदाय द्वारा, वर्ग के द्वारा, और उसके बाद फिर उससे राजनीतिक शक्ति हासिल की गई। आज भी जो संपन्न वर्ग है, जो समृद्ध वर्ग है, जो धनी वर्ग है, उसी का पकड़ है समाज में, सिस्टम में, व्यवस्था में। कमजोर और लाचार लोग सिर्फ उसका फॉलो करते हैं, उसको सिर्फ पीछा करते हैं। इसलिए अर्थ को जानना हमारे लिए अनिवार्य है, चाहे आज की समाज हो, चाहे आज से 3500 साल पहले की समाज हो। हमारा टॉपिक है वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। और वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आपको समझना होगा कि अर्थव्यवस्था में होता क्या है। आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि किसी निर्धारित या निश्चित भूखंड में संपन्न होने वाले वो सारे आर्थिक क्रियाकलाप जिससे उपार्जन या उत्पादक कार्य होते हों, उन सारे आर्थिक क्रियाकलापों को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब ऋग वैदिक कालीन, हम अभी आज के क्लास में ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो जब हम ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो हमें समझना होगा कि यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, किस पर आधारित थी। अगर आप कल्पना कीजिए कि ये 1500 BC का अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक सिस्टम है, और आज आप 2022 में हैं। 2022 में इकोनॉमिक पैटर्न क्या है आप बता सकते हैं? तो 2022 में भी वही सब इकोनॉमिक पैटर्न है जो आज से 1500 BC में हुआ करता था। यहां भी कृषि कर्म हुआ करता था, यहां भी कृषि होता है, यहां भी पशुपालन होता था, यहां भी पशुपालन होता है, यहां भी व्यापार होता था, यहां भी व्यापार होता है, यहां भी शिल्पकार यानी कि वस्तुओं को विनिर्मित किया जाता है, यहां पे इसको मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण कहा जाता है। समझ में आया? यहां भी निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट था, यहां भी निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट है। यानी कि वो सारे क्रियाकलाप जो 1500 BC में आर्थिक क्रियाकलाप होते थे वो आज भी निरंतर हैं। लेकिन आज के क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप में कई ऐसे नए नए आर्थिक क्रियाकलाप जुड़ गए हैं जो पहले न अनुपस्थित था। लेकिन जो नए नए जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं इसी के विकास का परिणाम है। अगर ये आरंभ में नहीं हुआ होता तो आज इस मुकाम पे दुनिया नहीं होती। तो ये आरंभ बिंदु है। और इससे भी पहले चले जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी था, आर्थिक क्रियाकलाप, अर्थव्यवस्था हुआ करते थे। बिना आर्थिक क्रियाकलाप के मानव जीवन रह ही नहीं सकता है, खत्म हो जाएगा। तो आर्थिक क्रियाकलाप को समझने के लिए हमको यहां से समझना होगा, और इसको आज के संदर्भ में भी देख सकते हैं आप। ये सारे के सारे प्रैक्टिसेस आज भी चल रहे हैं। शिल्पकार कहने का मतलब है, मान लो लोहार है तो लोहे का सामान बना रहा है, बढ़ई है तो लकड़ी का, सोनार है तो सोने का, कुम्हार है तो मिट्टी का, पनेरी है तो पान बेच रहा है, जुलाहा है कपड़ा बुनने वाला तो कपड़ा बुन रहा है, सूत काटने वाला अलग है। तो ये शिल्प यानी कि हाथ से सारे काम हो रहे हैं। आज के युग में क्या हो रहा है, विनिर्माण का मशीन और हाथ दोनों ही, हैंडमेड दोनों ही चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हैंडमेड होता था। तो ये अर्थव्यवस्था को आपको समझना पड़ेगा कि ये अर्थ क्रियाकलाप कैसे होते थे। समझ में आया? आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ऋग वैदिक जो अर्थव्यवस्था का बुनियाद था,
हम उत्तर वैदिक काल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऋग वैदिक काल की बात कर रहे हैं। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक की बात कर रहे हैं, 1000 ईस्वी पूर्व तक की बात कर रहे हैं। तो ऋग वैदिक कालीन जो अर्थव्यवस्था का बुनियाद था वो था पशुपालन।